गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पद्य 10 भारत गौरव के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। पहले हमने काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। भारत गौरव, भारत का गौरव, हमारे देश पर कवि को गर्व है, क्यों गर्व है, ये सारी बातें विशेषताएं यह काव्य में उन्होंने व्यक्त की है। भारत भारती से प्रस्तुत काव्य लिया गया है। 3 खंडों में देश का अतीत, काव्य 3 खंडों में विभाजित है। देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में इस काव्य में बताया गया है। गुप्ता जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भूलोक का गौरव, पूरी धरती जिस पर गर्व कर सके ऐसा देश विश्व में कौन सा है। फिर उन्होंने ही उत्तर देते हुए बताया है कि जहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है और हिमालय जैसे मनोहर पर्वत जहाँ पर है, वही भारत देश भूलोक का गौरव है। फिर उन्होंने प्रश्न किया है कि संपूर्ण देशों में, सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है। तो सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ देश ऋषि भूमि, जहाँ पर अनेक ऋषियों ने तप करके अपने जीवन को सार्थक किया है, ऐसे महान ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली भूमि, ऋषि भूमि, भारत भूमि, वह सभी देशों का सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत को कैसा देश कहा गया है, तो वृद्ध भारत कहा गया, क्योंकि सबसे प्राचीन है। भारत को वृद्ध भारत कहा गया है क्योंकि भारत देश सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन होने के साथ साथ सभी देशों का सिरमौर है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ देश है। इसका मुकाबला करने वाला अन्य कोई देश विश्व में नहीं है। भारत पर ही भगवान ने संसार के वैभव का स्थान स्थापित किया। ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो वैभव बनाया, उसका संग्रह स्थान भी भारत देश ही है। और नर सृष्टि का सर्जन ईश्वर ने किया, तो वह नर सृष्टि का सर्जन का विस्तार यहीं पर ही, यानी कि भारत देश में ही हुआ था। भारतवर्ष की पवित्र धरती, भारत देश की पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन है, तो इस देश के निवासी आर्य है। संसार को विद्या, कला और कौशल का ज्ञान किसने दिया, तो संसार को विद्या, कला और कौशल का ज्ञान आर्यों ने दिया। इसलिए तो विद्या, कला और कौशल के प्रथम आचार्य आर्य माने जाते हैं। आज आर्यों की संतान की कैसी स्थिति है, तो कवि कहते हैं कि आज आर्यों की संतान बुरी दशा में है। आज आर्यों की संतान बुरी दशा में है। फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान, उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। आज भी महान मूल्य, आर्यों के महान मूल्य स्थापित है। कौन अपने लिए नहीं जीता, कौन अपने लिए नहीं जीता, तो आर्य ही अपने लिए कभी नहीं जीते।
वो हमेशा परोपकार के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन व्यतीत उन्होंने किया है। आर्य कैसी मदिरा नहीं पीते, तो स्वार्थ की मदिरा वह नहीं पीते। लोभ अपने निजी स्वार्थ की मदिरा वह कभी नहीं पीते थे। और उन्होंने अपना जीवन किस तरह व्यतीत किया, तो संसार के उपकार हित ही उन्होंने जन्म लिया था और संसार के कल्याण में ही अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वह कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठे। आर्य कैसे थे, तो संसार के उपकार के लिए ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया और कभी भी वह निष्क्रिय होकर नहीं बैठे। और इस तरह निश्चेष्ट होकर उन्होंने हमेशा अपना जीवन लोकहित में व्यतीत किया। इस तरह ऐसे आर्यों की जन्मभूमि, ऐसे महान मूल्य आदर्श रखने वाले मानव की यह भूमि है। यहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती है और हिमालय जैसे मनोहर स्थान है और पवित्र क्रीड़ा भूमि है, प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। इस तरह भारत देश संसार का गर्व है। यहाँ पर स्वाध्याय की प्रश्न हम देखें तो भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है, तो हिमालय जैसा मनोहर पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ पर बहती है, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। भारत को वृद्ध क्यों कहा गया है, क्योंकि संसार के सभी देशों में भारत देश ही सबसे पुराना देश है, इसलिए भारत को वृद्ध कहा गया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है, तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार यहाँ से यानी कि भारत से ही किया है। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे, तो आर्य विद्या, कला और कौशल के सभी तरह की विद्याओं, कला और कौशल के आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है, तो आर्यों की संतान की आज अधोगति हो रही है और वह अधोगति में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषता रही है, तो आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते थे, मोह से दूर रहते थे और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते थे। 3 बातें उनके बारे में हम बोल सकते हैं कि स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वह कभी निष्क्रिय नहीं बैठे रहते और मोह से हमेशा दूर रहते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत को खाली जगह कहा गया है, तो ऋषि भूमि, तपोभूमि या वीर भूमि, तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है, तो तिलक है, आभूषण है या सिरमौर है, तो सिरमौर है। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, तो नर सृष्टि, जीव सृष्टि या पशु सृष्टि, तो विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहाँ से किया है। भारत के निवासी खाली जगह है, तो मंगोल, आर्य या शक, तो उत्तर कौन सा आएगा इसमें, आर्य। तो भारत के निवासी आर्य है। आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है, तो अधोगति, उन्नति, अवगति, तो आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो रही है। योग्य विकल्प चुनकर उचित जोड़ बनाना है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है,
विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है। तीसरा, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। चौथा, भारत भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। पांचवा, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। छठा, भारत के निवासी आर्य है। इस तरह आपको ये उचित जोड़ बनानी है। फिर आगे का प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अधोगति तो ऊर्ध्व गति, वृद्ध तो युवा, विरुद्धार्थी शब्द अधोगति, ऊर्ध्व गति। वृद्ध तो युवा, पुरातन नूतन, प्रथम अंतिम, विस्तार सकुचन, पुण्य भूमि, पाप भूमि, उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च निम्न, उच्च निम्न। फिर आगे का प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय तो हिमगिरी, गंगा भागीरथी, गिरी पर्वत, विश्व संसार, भूमि धरा, मदिरा तो शराब, निश्चेष्ट तो निष्क्रिय અને उत्कर्ष तो उन्नति। समानार्थी शब्द हिमालय, हिमगिरी, गंगा, भागीरथी, गिरी पर्वत, भूमि धरा, विश्व संसार,
मदिरा शराब। शराब। निश्चेष्ट। तो निष्क्रिय। उत्कर्ष तो उन्नति। उन्नति। तो ये सारे विरुद्धार्थी शब्द और पर्याय शब्द आपको लिखने हैं और तैयार करने हैं। इस तरह आज के स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न हैं ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये सारे प्रश्न शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब हम वर्तनी यानी कि गुजराती में આપણે એને જોડણી કહીએ, बराबर। એમાં कौन सी बातें हमें याद रखनी है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो ये गलतियाँ न हो इसके बारे में इसलिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमें लिखते समय किस तरह लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। आप जब भी हिंदी में लेखन कार्य करते हैं तब सबसे पहले तो उस हिंदी में सिरोरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन आप सिरोरेखा बनाते नहीं, जिससे हमारा जो हिंदी का लेखन कार्य है वह गलत साबित होता है, क्योंकि सिरोरेखा के बिना कभी देवनागरी लिपि लिखी नहीं जाती। हम जो हिंदी भाषा हिंदी में लिखते हैं वह देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में सिरोरेखा बनाना अनिवार्य है। सिरोरेखा ऐसे कुछ भी लिखावट करने से पहले हमें ये इस तरह की सिरोरेखा बनानी पड़ती है। लेकिन सिरोरेखा बनाते हैं तब भी आप क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं। मैं एक शब्द लिखकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब, यहाँ पर द, ये दोनों वर्ण आपने जो लिखे हैं वो आप इस तरह से लिखते हैं। सिरोरेखा बनाने को जब कहा जाता है तो सभी शब्दों के ऊपर, सभी वर्णों के ऊपर आप सिरोरेखा बना देते हैं। तो यहाँ पर जो ब है या द है, दोनों शब्द इस तरह से नहीं लिखे जाते। किस तरह से लिखे जाते हैं तो जो ऐसे मोड़कर, आगे का भाग जिसका मोड़कर हम रखते हैं उस पर सिरोरेखा नहीं आती। तो हमें ये शब्द किस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है, भगवान। आई बात समझ में। जब भी आप भ मूलाक्षर यानी कि भ वर्ण लिखते हैं तब आगे से उसे इस तरह से मोड़ते हैं तो उस पर सिरोरेखा नहीं आनी चाहिए। फिर म लिखना है तो म पर पूरी सिरोरेखा आएगी। तो इस तरह यहाँ पर ब और म में डिफरेंट रहेगा, लेकिन आप जब लिखते हैं तो ब और म दोनों वर्ड्स हमें एक ही दिखाई देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, धरा। तो इस तरह हम ध को मोड़कर लिखते हैं,
दरा, और घर लिखना है तो घर, इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर मोड़कर लिखा है तो उस पर सिरोरेखा नहीं आएगी, घ को हम मोड़कर नहीं लिखते, तो इस तरह द और ग में डिफरेंट क्या है आपको अच्छी तरह देखना है। तो लिखावट में गलतियाँ कम हो, इसलिए आज मैं कुछ बातें आपको या कुछ सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में बताऊंगी। फिर आप ख को किस तरह लिखते हैं, तो सही अर्थ में ख को इस तरह लिखा जाता है। इस तरह यहाँ पर पूरा उसे जोड़ दिया जाता है। जबकि आप क्या लिखते हैं ऐसे, तो ये तो र व शब्द हो जाएगा, ये ख होगा फिर यह र हो जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ख को आप रव की तरह लिखिए, इससे ख और रव वर्ण बनने से शब्द बन जाएगा, अर्थ हो जाएगा दाना। जैसे रवादार, तो यह रवा क की जगह पर आपने इस तरह लिखा है तो उसका अर्थ हो जाएगा दाना। दानेदार रव यानी कि दाना, तो इस तरह आप गलती करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। इस तरह आपको ध्यान रखना है, जब आपको ख लिखना है तो उसे जोड़कर लिखना है और इस तरह से लिखना है। फिर मैंने आपको बताया द और ग के बारे में, तो पूरी सिरोरेखा ग पर आती है और आधी सिरोरेखा द पर आती है। त वर्गीय व्यंजन द का पूर्व भाग गोलाकार गोल वाला सिरा मुड़ा हुआ होता है और मुड़े भाग पर सिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। इस तरह थ, व, य, श और क्ष और स की लिखावट में ऊपर से मुड़े भाग के ऊपर सिरोरेखा नहीं होती। तो यहाँ पर थ का भी आगे का भाग मुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह लिखना है। फिर व भी आपको इस तरह लिखना है। य में पूरी सिरोरेखा आएगी। फिर श में भी पूरी आएगी। क्ष में इस तरह रहेगा। और इस तरह लिखते समय आपको ये मूलाक्षर वर्ण लिखते समय ध्यान रखना है कि कौन सा किस वर्ण के ऊपर सिरोरेखा बनती है और किस पर नहीं बनती। अब आगे हम दूसरी बात देखेंगे कि आप लिखते समय क्या गलती करते हैं। जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर लिखने में आप बड़ी गलती करते हैं। तो किस तरह की गलती करते हैं मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर द है, उसके साथ व जोड़ना है। दूसरा द है, उसके साथ आपको द जोड़ना है। तीसरा द के साथ आपको म जोड़ना है। फिर द के साथ आपको य जोड़ना है। द के साथ आपको य जोड़ना है। द के साथ द जोड़ना है। द के साथ आपको द जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो द है तो उसके साथ हमें व वर्ण जोड़ना है, तो ऐसे इस तरह से जोड़ा जाएगा द्व। फिर दूसरा उदाहरण देखें तो विद्वान, जब हम विद्वान लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। दूसरा द के साथ आपको ड जोड़ना है, तो इस तरह लिखेंगे उसे। फिर शब्द बनेगा राजगद्दी या तद्दन। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर और नीचे दोनों द साथ में लिखे जाएंगे, पास में नहीं लेकिन ऊपर नीचे। फिर पद्म, दम, तो
पद्म, पद्म, इस तरह लिखा जाएगा। फिर द के साथ य जोड़ना है। पद्य, ऐसे आधा द करके नीचे य करेंगे, पद्य, इस तरह लिखा जाएगा। फिर उसी तरह विद्या, विद्या, इस तरह लिखा जाएगा। फिर आगे का द के साथ आपको द जोड़ना है, तो इस तरह द बना के नीचे आपको ध करना है, तो युद्ध, इस तरह आपको लिखना है। ह के साथ आपको य जोड़ना है। फिर ह के साथ आपको रू जोड़ना है। ड के साथ आपको द जोड़ना है, ग, द के साथ आपको ग जोड़ना है। श के साथ र जोड़ना है और ट के साथ भी र जोड़ना है। तो किस तरह हम इसके जोड़कर लिखते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से आपको देखना है। ह, उसके साथ य जोड़ना है, तो यहाँ पर य, इस तरह आपको लिखना है। फिर बाह्य शब्द उस पर से आप लिखते हैं बाह्य, तो ह और य, इस तरह पूरा उसमें जोड़कर लिखना है। और ह के साथ रू जोड़ना है, तो इस तरह बनेगा। फिर हृदय शब्द जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, हृदय। फिर स के साथ द के साथ आपको ग जोड़ना है, तो द, तो उद्घाटन, उद्घाटन, यहाँ द आधा है। यहाँ पर इस तरह का जब हलंत बताया जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वर्ण में स्वर नहीं है, इस वर्ण में स्वर नहीं। जब नीचे ऐसा हलंत दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उसमें वर्ण नहीं है, तो सॉरी उसमें स्वर नहीं है, तो उसे यहाँ पर भी इस तरह लिखना है। जब द और ध ग साथ में आते हैं तो उद्घाटन, द को इस तरह लिखा जाता है। शर शब्द स प्लस र, तो श्र, श्र इस तरह हम लिखते हैं। ये जो संयुक्त अक्षर है उसमें श और र मिले हुए हैं। श्रवण शब्द लिखते हैं, श्रवण, उसके बाद ट और र, तो ट्र, ट्र और र, तो ट्र, राष्ट्र और ट्र। इस तरह आप जब भी संयुक्ताक्षर लिखते हैं तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप अपनी नोटबुक में ये सारी बातें अच्छे से लिख लो और समझ लो। जब भी हम कोई कार्य करते हैं लिखावट का, तो मैंने आपको ये दो बातें आपको बताई है, उसे आपको ध्यान में रखना है। अन्य जो बातें हैं वो हम बाद में देखेंगे।